हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे से एक छोटे से प्लेटफार्म नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। संस्कृत के जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक वाला, सभी क्वेश्चन को मैं लाया हूँ, जो कि एक से 14 तक चैप्टर को यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में आपको खलास करने वाले हैं। 1 से 14 चैप्टर जो है संस्कृत में एक ही वीडियो में खलास करने वाले हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो सीधे परीक्षा में आएगा दोस्तों। यहाँ से लगभग हम 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएगा आपको। संस्कृत में अगर इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो संस्कृत में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए यहाँ अपना वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला क्या कह रहा है आपको बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे जूम करते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समापवर्तन संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समापवर्तन संस्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि 8 नंबर है दोस्तों। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लाए हैं तो नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इधर उधर उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया है तो नंबर तो इधर उधर हो ही न जाएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आपको बताना है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह सारा संसार है जो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है संस्कृत के परीक्षा में। तो ज़रूर इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं। तो शास्त्र जो है मानव के लिए अकर्तव्य और कर्तव्य का विधान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। यहाँ पे आपको बताना है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। यहाँ पे आपको बताना है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास जो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, यूनान का राजदूत कौन था। यहाँ पे आपको बताना है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजशेखर की रचना काव्य भी मानसा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक तरह से पूछा जाता है कि कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था। तो आप गुप्त वंश के शासनकाल में टिक मारना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लेकिन शरद ऋतु में मारना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे काल में नहीं पूछा है तो शरद ऋतु हो जाएगा। ऋतु में पूछा है क्योंकि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र से
किसका मुंह ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह है जो ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध आग का भय रहेगा, किसने कहा था? तो यह दोस्तों गौतम बुद्ध की कथन है। गौतम बुद्ध ने भविष्यवाणी कर दिए थे कि पटना जो है आने वाले में आग और बाढ़ से भय रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला, तर्कयते यद्मिशन गृहे अग्निलग्नो स्त्री। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का जो अथी है शब्द जो हार्ड है तो आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, कोशिश करिए कि पढ़ने का। तो यहाँ पे आपको बताना है तर्कयते यद्मिशन गृहे अग्निलग्नो किस आलसी की युक्ति है। यहाँ पे इस शब्द को कहने का मतलब है दोस्तों, इस श्लोक का कहने का मतलब है कि लगता है इस घर में आग लग गया है। इस बात को कहने का मतलब यह लगता है इस घर में आग लग गया है। तो यह दोस्तों जब चार आलसी थे तो आपस में बात किए थे, तो दूसरा आलसी का कथन था, आप पढ़े होंगे। दूसरा आलसी बोलता है कि लगता है इस घर में आग लग गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? तो काव्यों और शास्त्रों के द्वारा। काव्यों और शास्त्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। 21, हम भारत में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। हम सब में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो हम सब में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृहस्थ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गुरु ग्रह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विधा की रक्षा किससे होती है? यहाँ पे आपको बताना विधा की रक्षा किससे होती है? तो विधा की रक्षा जो है योग से होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, जो कि 24 क्वेश्चन नंबर है। शास्त्रकारा पाठ की शैली में है। आपको बताना शास्त्रकारा पाठ की शैली में है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या आप जितना मैं आपके सामने क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा जो पाठ है वो प्रश्नोत्तर शैली में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में। यहाँ प्रश्न और क्वेश्चन का बात होता है दोस्तों, तो सिर्फ प्रश्नोत्तर शैली ही हो जाएगा। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति पाठ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक मैं आपको 25 क्वेश्चन बता चुका हूं दोस्तों। आपने कितना सही किया है 25 में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस दानवीरता पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कर्णभार रूपक से संकलित हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 चैप्टर संस्कृत के जो बुक वाला दोस्तों 1 से लेकर 14 तक जो सभी चैप्टरों से मैंने सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठाया हूँ। अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो एक भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि 1 से लेकर 14 तक के मैंने बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ।
चैप्टर तक के, 1 से लेकर 14 तक चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव बनता है सभी क्वेश्चन को उठा कर लाए हो, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जरूर से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? यहाँ हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित जी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता वाला पाठ में जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं होगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा 10। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 10 होगा दोस्तों यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म दोस्तों गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। राम परवेश राम को छात्र नाम अध्ययन तपा, छात्र के लिए अध्ययन ही करना तपस्या है का उपदेश किसने दिया? तो दोस्तों गुरु ने दिए थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हाँ गुरु ही तो दिए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु ने ही दिए थे कि शास्त्र नाम अध्ययन तपा, शास्त्र के लिए अध्ययन ही तपस्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। जो वनवास प्रसंग में राम सीता जो है लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं दोस्तों। चित्रकूट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे होंगे पहले से ही दोस्तों। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्तियों का नाश होता है? नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्तियों का नाश होता है? तो नरक के द्वार दोस्तों 3 प्रकार का होता है जिससे व्यक्तियों का नाश होता है। काम, क्रोध और लोभ। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नरक के कौन कौन द्वार हैं, लिखे तो काम, क्रोध, लोभ हो जाएगा। 3 प्रकार लिख दीजिएगा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमाराव जी हैं जो आधुनिक काल में अति प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल्ला में स्थित है? तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन कट हो चुका है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा समझने का। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल्ला में स्थित दिख रहा है? तो इस समय संसार जो है अशांति महासागर की कुल मध्य देख रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न किसके लिए होता है? तो यह क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परपीड़न जो है पाप के लिए होता है। पाप के लिए, अगर आप पाप कीजिएगा तो परपीड़न होगा दोस्तों। ऋषियादि पंडित को क्या कहा जाता है? यानी कि ऋषियादि पंडित है जिसको क्या कहा जाता है? तो ऋषियादि पंडित जो है उनको कृतज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? लगता है यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों, तो कोई बात ना, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता होना चाहिए। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक का पाठ जो है विद्रोह नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे आपको बताना है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो था दोस्तों मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है?
तो मंदाकिनी वनम पाठ के जो कवि है वो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी वनम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस क्लास में हम आपको लगभग 41 सवाल बता चुके हैं। अगर इन सभी सवाल को आप याद कर लेते हैं तो मैं वादे के साथ बोलता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है संस्कृत में। इस क्वेश्चन वीडियो में, इस क्लास में हम आपको बताएं 41 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि संस्कृत का पूरा बुक से लाया हुआ था। दोस्तों अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। दोस्तों जी हाँ, सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं मैं और हमारी संस्था आपके साथ में रहने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही वीडियो बताने आए थे, इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे दोस्तों, जो लगभग 41 है। इन क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो संस्कृत में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।